और उन्होंने अपना मंतव्य दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम जो बिहार में बदलाव की पटकथा लिखी है उसको जन जन तक पहुंचाने के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से हमारी पूंजी समाज के सारे तबकों में बगैर तनाव पैदा किए विकास का मॉडल है। तो ये विकास हर कोई व्यक्ति देखता है, सुनता है, एहसास भी करता है। तो निश्चित रूप से पार्टी के इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस फैसले से पार्टी के कार्यकर्ता इस रूप से भी ऊर्जान्वित हुए कि हमारे समता पार्टी के कार्यकाल के साथी जो पार्टी में है उनको और नई पीढ़ी को जोड़ने की कार्य योजना उन्होंने बताई है। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के साथियों में उत्साह का संचार है। और ऐसे दौर में जब बिहार में विकास महत्वपूर्ण एजेंडा हो तो पॉलिटिकल कोविड के भी शिकार लोग हैं। राजनीति का कोरोना जिसको कहते हैं उसके भी लोग शिकार हैं। एक तरफ हम जो काम किए हैं हम उसका लेखा जोखा देते हैं, हम उनके कार्यों का एहसास कराते हैं कि आपको भी मौका मिला तो आपने क्या काम किया, और हमारा काम गांव-गांव में दिखाई पड़ता है, लोगों को मन से एहसास होता है। तो निश्चित रूप से पार्टी के इस महत्वपूर्ण दायित्व से और पार्टी के साथियों में जो उत्साह का संचार हुआ है और ऐसे पॉलिटिकल कोविड के लोग हैं जिनको न्यायपालिका ने सजा दे दिया, यही पुरस्कार है, पूरे शासनकाल का पुरस्कार अगर देखिएगा तो न्यायपालिका सजा मुकर्रर हुआ। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोई राजनीतिक विरासत नहीं, देश और दुनिया का 21 पुरस्कार दिया गया, क्लाइमेट लीडर तक कहा गया। यूएन ने कहा कि क्लाइमेट लीडर, सोशल जस्टिस का पुरस्कार उनको मिला केवल अपने काम के। इसके अलावा तो विभिन्न योजनाओं के बारे में तो विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आप तमाम साथियों से यही कहना चाहते हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल को अगर जनसंख्या का घनत्व और जो चुनौतियां हैं, बाढ़ सुखाड़ जैसी चुनौतियों के बीच, आपदा के बीच माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम की मिसाल पेश की है वह काबिल तारीफ है और एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और हम विस्तार से माननीय अजय आलोक जी बताएंगे। हम तो केवल एक बात की चर्चा करना चाहते हैं कि बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, जिसके बारे में लगातार कहा गया, अब इससे बड़ी कटु सच्चाई क्या हो सकती है कि 1908 से लेकर 2005 तक केवल 2 एग्रीकल्चर कॉलेज, कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। और वहाँ कृषि के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की स्थिति यह थी कि मात्र 2 सबौर और ढोली, इसके अलावा एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं था। और माननीय नीतीश कुमार जी ने देश के पुरखों के नाम पर, भोला पासवान शास्त्री हो, मंडन मिश्र हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, वीर कुंवर सिंह हो, ऐसे लोगों के नाम पर 12 कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का निर्माण किया। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों मिलाकर 12 बिहार में बने मात्र 16 वर्ष के शासनकाल में। तो इसके पहले जिन लोगों ने शासन किया वो कृषि प्रधान राज्य बिहार को बताते थे, लेकिन एग्रीकल्चर कॉलेज 2। इसके अलावा देश का एकमात्र राज्य बिहार है जहां एग्रीकल्चर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, समाज के तमाम तबके को जो स्कॉलरशिप मिलता है, उसके अलावा प्रति माह हम 2000 रुपया स्टाइपेंड देती है सरकार। हम समझते हैं कि ये तो अब देश में कहीं नहीं है, एकमात्र राज्य है बिहार जहाँ एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले समाज के तमाम तबके के बच्चों को, उनको जो विशेष सुविधाएं अतिरिक्त है उसके अलावा एक मिसाल के रूप में मैंने ये बताया कि कृषि प्रधान राज्य बताना, उसके लिए कुछ करना नहीं,
एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो शोध और अनुसंधान के लिए नई पीढ़ी को जो प्रेरित करना चाहिए था वह भी नहीं किया गया। तो भाई आप इसको तो क्या कहेंगे? जिन लोगों को काम करने का मौका मिला उन्होंने बिहार के साथ कैसा नाइंसाफी किया, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। कृषि प्रधान राज्य हो और उस राज्य में 1908 से 2005 तक 1908 से 2005 तक मात्र 2 एग्रीकल्चर कॉलेज। हमको मौका मिला तो हमने 12 एग्रीकल्चर कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों मिलाकर हमने 12 बनाया। तो एक ही नजीर हम समझते हैं। और एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए बच्चों को छात्रवृत्ति स्टाइपेंड देना, इसके अलावा उनको पुस्तक स्टेशनरी के लिए भी सरकार पैसा देती है। तो हम तो समझते यही पैमाना बड़ा है। बिहार में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। मैं चुनौती देता हूं जो लोग आलोचना करते हैं कि 10 रुपया महीना पर कौन है देश का राज्य जहां 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता हो पर मंथ में? एकमात्र राज्य इस देश के अंदर है जहां 10 रुपया महीना पर 10 रुपया महीना पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई 38 जिले में बिहार के छात्र छात्राएं कर रहे हैं। आप समझिए, जोड़ हिसाब किताब जोड़ लीजिए। जो लोग बाहर जाते थे क्या क्या नहीं बोले थे, पलायन रुक जाएगा, पलायन नहीं होगा। तब छात्रों का इतने बड़े पैमाने पर विभिन्न सेक्टर में नामांकन, ये बदलते बिहार और युवा पीढ़ी को रोजगार के जो अवसर हैं उसके लिए जो शैक्षणिक मापदंड है उस मापदंड को बढ़ाने में सहायक होगा। बाकी माननीय अजय अरोड़ा से हम सभी ने देखा कोरोना 19 ना सिर्फ प्रदेश विदेश या देश के किसी भी कोने में कहीं भी कोरोना से हम सब अछूते नहीं रहे। लेकिन बिहार राज्य सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, ऐसे तो बहुत से बिंदु हैं जो कि इस पर चर्चित हैं, लेकिन मैं मुख्य बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बिहार एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने जो भी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद 4 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई। देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है बिहार, वो भी आप सभी जानते हैं कि कम संसाधन वाला राज्य होने के बावजूद ये हमारा नैतिक बल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है कि ऐसे कदम उठाए और ये सराहनीय है। और आज के स्थिति में ये देखा जा रहा है कि बहुत से प्रदेश अनुकरणीय के तौर पे इस काम को कर भी रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि लॉकडाउन के कारण जो देश के अलग अलग प्रदेश में जो बिहार वासी फंसे हुए थे, ऐसे कुल तादाद जो हमने देखा 21 लाख ऐसे लोग रहे जिन्होंने मुख्यमंत्री सहायता ऐप के तहत, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1000 का जो सहायता राशि उपलब्ध कराया था, तो मुख्यमंत्री सहायता ऐप के तहत उन्होंने 1000 की राशि की सहायता प्राप्त की। और इसके तहत जो राशि टोटल राशि जो राज्य सरकार ने खर्च किया वो आपको प्रति व्यक्ति के दर से 210 करोड़ रुपए का राशि आता है। तो ये एक कहीं ना कहीं देखने में आपको जरूर लगता है 1000 की राशि, लेकिन अगर आप इसे ओवरऑल देखेंगे तो राज्य सरकार ने टोटल 210 करोड़ की राशि सहायता के तौर पे शुरुआती दौर में ही सभी तक पहुंचाया, जिन लोगों ने भी मुख्यमंत्री सहायता ऐप के तहत आवेदन दिया। इसके अलावा आप सभी को याद होगा कि प्रथम जब फर्स्ट फेज आया था कोरोना का, उस समय से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर गांव तक पहुंचाया, पंचायत तक पहुंचाया। और क्वारंटाइन सेंटर में जो भी व्यक्ति आकर के कोरोना काल में जो क्वारंटाइन हुए 14 दिन की जो अवधि थी उसको उन्होंने पूरा किया। उसके बाद जब उनका कोरोना टेस्ट होने के बाद जब वो घर जाने लगे तो उनको 5300 रुपए की राशि बिहार राज्य सरकार की तरफ से दी गई। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि बिहार राज्य सरकार ने 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। उसके तहत बहुत से अलग अलग कार्यक्रम वो लोग राज्य सरकार चला रहे हैं। मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा तो आप देख रहे होंगे कि इस समय वैक्सीन एक्सप्रेस चल रहा है। आपको जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं उसमें टीका नाव चल रहा है। नाव के तहत जहाँ जहाँ हम गाड़ी के तहत या अन्य माध्यम से नहीं पहुँच पा रहे हैं वो नाव के तहत हम लोग पहुँच रहे हैं। टीकाशाला जैसे कार्यक्रम चला के कोरोना टीकाकरण को हम लोग पूरा करने का जो एक फैसला लिए हैं, 6 महीने में 6 करोड़ का जो लक्ष्य है उसको लेकर के हम बहुत गंभीर हैं, उसको लेकर के कार्यक्रम चल भी रहे हैं। आगे की बात हमारे साथी प्रवक्ता अरविंद निषाद जी कहेंगे। मीडिया के मित्रों, हमारे विधान पार्षद नीरज जी ने और अरविंद जी ने और निखिल मंडल जी ने आप लोगों को कोरोना संबंधी सारी बातें बता दी।
मैं 2-3 बातों पे बस ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि बिहार एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। अनुमान किया जा रहा था कोरोना आएगी तो यहाँ महामारी हो जाएगी, हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोरोना का फर्स्ट वेव गया, सेकेंड वेव गया। सेकेंड वेव में निश्चित तौर पे तैयारी जितनी भयावता थी उसी के हिसाब से तैयारी की गई। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, इन 1.25 साल में, पिछले मार्च से शुरू होकर आज अगस्त तक में, बिहार की कुल वयस्क आबादी लगभग 7 करोड़ 20 लाख की है और हम 3 करोड़ 95 लाख टेस्टिंग कर चुके हैं, जो कि 50% से ज्यादा आबादी की है। ये किसी राज्य के पास ये उपलब्धि नहीं। आज की तारीख में बिहार जैसे राज्य, जिसको लोग गरीब और पिछड़ा राज्य कहते हैं, वहां पे हर मरने वाले को हम 4 लाख रुपया दे रहे हैं, लेकिन हम टीवी में नहीं चल रहे हैं। जो 25,000 50,000 दे रहे हैं वो टीवी में चल रहे हैं, 4 लाख देने वाले टीवी में या पेपर में नहीं चल रहे हैं। ये विडंबना है इस राज्य की, क्या कीजिएगा। खैर, उससे हमें कोई शिकायत नहीं। बेडों की संख्या तीसरी लहर के मद्देनजर आज की तारीख में हमारे पास 29,000 बेड की कैपेसिटी है पूरे बिहार में, कि हम 29,000 बेडों पे मरीज को रख सकते हैं जो कि ऑक्सीजन युक्त हैं, और आवश्यकता पड़ने पर 15,000 बिस्तरों की और व्यवस्था की जा सकती है 72 घंटे के अंदर। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री के निर्देश में हमारे स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कोरोना संक्रमण काल में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार जैसे राज्य ने अपने क्वारंटीन सेंटर में प्रति व्यक्ति 5300 रुपए खर्च किए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाहर से फंसे हुए हर व्यक्ति के अकाउंट में पैसे भेजे गए, जो किसी राज्य ने नहीं किया। ये हमारी उपलब्धि नहीं, ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज की तारीख में बिहार जैसे राज्य के हर एक मेडिकल कॉलेज में अपना ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट या तो लग चुका है या लगने की तैयारी में। हमारी कोशिश है कि प्रखंड स्तर पे हर अस्पताल में कम से कम 10-10 बेड ऑक्सीजन युक्त हो जाए। ये तो वही कोरोना की बात है। अब हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल भी अपना वक्तव्य दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं, और ये हमारे पार्टी का घोषित एजेंडा है कि जातीय जनगणना के हम पूर्ण समर्थक हैं। इसमें बहुत से पक्षों की बात ये आ रही है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि सामाजिक विद्वेष हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जरा आप मुझे बताइए। हमारा स्पष्ट मानना है कि 1931 के बाद आज 90 साल हो गए। 31 में जातीय जनगणना हुई थी और 31 में उसी जातीय जनगणना के आधार पर, जो कि सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और समाज का वर्गीकरण किया गया था, जहां उच्च वर्ग, अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की स्थिति थी। तो क्या 1931 में जो स्थिति हर वर्ग की थी, आज 2021 में वही स्थिति है? मैं आप लोग से पूछता हूं। उदाहरण के तौर पे लीजिए, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। मैं कैस जाति से आता हूं, हमें समान स्थिति में रखा गया। 1931 से लेकर 1943 तक हम 33% थे नौकरी में, आज हम 1.5% भी नहीं। क्या हमारी स्थिति वही रही? यादवों की स्थिति, अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति, शेड्यूल कास्ट की स्थिति क्या वही है? 2014 तक कास्ट सेंसस, एससीसी जिसको हम लोग कहते हैं, वो कहता है कि ओबीसी की आबादी घट के 52% से 44% हो गई। तो क्या ये अन्य अति पिछड़ी जातियां जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए? ये पिछड़ा बनाम अगड़ा या SC ST के लिए नहीं है। जातिगत जनगणना हर एक वर्ग का अधिकार है, उसे ये जानने का अधिकार है कि उसकी जाति की संख्या कितनी है। और आज 90 साल के बाद ये जरूरत है कि उन जातियों के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर, उनके आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, उनके सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर फिर से वर्गीकरण की आवश्यकता हो और सारे के सारे सरकारी योजनाएं जो हैं, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में, हर वर्ग को इसका लाभ मिले। हमारे प्रधानमंत्री जी तो हर वर्ग को लाभ दिलाने के लिए आगे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हर वर्ग को लाभ दिलाने के लिए आगे हैं। और हमारे साथी ये भी कुछ बोलते हैं कि आर्थिक आधार पे भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हमें इससे कोई गुरेज नहीं। लेकिन जैसा कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ललन बाबू ने कहा है कि जातीय जनगणना हर हाल में होना चाहिए, इससे हर वर्ग को फायदा है, समाज के हर
अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ फायदा है, ये हमारा पार्टी का स्टैंड है और हम इस पे अडिग हैं। अब आज की तारीख में हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया है। वो संगठन को धारदार करने के लिए जुट गए। बिहार के बारे में ललन बाबू को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। मछली को कोई तैरना नहीं सिखाता है। वो हर जिले के हर कार्यकर्ता से वाकिफ है, उनको पता है कि कैसे सबको जोड़ना है। जदयू के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमें अन्य राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2 राज्यों में हम हैं, 2 राज्यों में और होंगे तो हम राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। और जदयू अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे खड़ा है। हम चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन में हम रहें, लेकिन अगर किन्हीं कारणवश अगर हमें जगह नहीं मिलती है तो एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप से हम चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और हमारा प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो नागालैंड हो, हर जगह जदयू ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य तौर पर यह बताने के लिए था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड एक नए तेवर, एक नए कलेवर के साथ आ रही है, जहां अपनी मांगों को हम पुरजोर से रखेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और हमारा एक ही लक्ष्य होगा, सबसे नीचे से लेके सबसे ऊपर तक संगठन एक सूत्र में बंधा रहेगा और जनता से कनेक्ट डायरेक्ट होगा। और इससे के लिए ललन सिंह भी माध्यम है, हम प्रवक्ता लोग माध्यम है, पूरी की पूरी पार्टी माध्यम है। और हम चाहेंगे, मीडिया बंधुओं से यह आग्रह है कि कृपया करके राज्य सरकार की उपलब्धियों को आप बताइए। सिर्फ हमारे बोलने से नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, 25,000 50,000 दिखने वाले टीवी एडवर्टीजमेंट पे आ रहे हैं। आपका प्रदेश बिहार 4-4 लाख रुपए हम लोग दे रहे, मरने पे हमारी चर्चा कोई नहीं करता है। चर्चा होनी जरूरी है। थोड़ा मीडिया बंधु आप लोग से अनुरोध है कि थोड़ा बिहार की भी अच्छी चर्चा कीजिए। सिर्फ नेगेटिव चर्चा कर सुनते सुनते बिहार यहाँ तक आ गया है। और बाकी हमारे विरोधी लोग जो हैं उन लोग को भगवान सद्बुद्धि दे। हालांकि विदेशी टीकाकरण से ज्यादा प्रभावित हैं, जैसा कि नीरज जी ने कहा कि कोरोना, पॉलिटिकल कोरोना बहुत लोग को हो गया है। खैर, टीका भी उसका लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग अपनी जितनी बात कहना चाहते थे हम लोग कह चुके। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम अपनी बात कह रहे हैं, हम एनडीए में भी हैं, एनडीए में भी हैं। बिहार विधानसभा से 2019-2020 से सर्वदलीय पारित प्रस्ताव गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ थी। और जातिगत जनगणना, अभी उनके एक मंत्री ने बयान दिया कि हम ST-SC का जातिगत जनगणना करवाएंगे, बाकियों का नहीं करवाएंगे। हमारा एक ही आग्रह है, बड़ा दिल है उनके पास, हम जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, कि सब जातों की जनगणना करवा लीजिए, क्योंकि इसमें आगे पिछड़े अति पिछड़े सबका फायदा है। हमारे यही तो आग्रह है। अगर वो नहीं करवाएंगे, हमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी भेजा है, तब हम देखेंगे राज्यवार गणना। तो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य कर्नाटक करवा चुका है, केंद्र ने कहा मना किया, लेकिन कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, उन्होंने अपनी जातिगत जनगणना करवाई, तो राज्य भी स्वतंत्र होगा। लेकिन 2015 में अरुण जेटली ने दरभंगा एक्सपो अलॉट किया था। 6 साल हो गए, राज्य सरकार ने अभी तक जमीन हस्तांतरित नहीं किया केंद्र सरकार को। ये नहीं मानते कि ये भी उपलब्धि करनी चाहिए। मैं आपके हिसाब से एक बार बता दूं कि दरभंगा में एम्स स्वीकृत हो चुका है और काम भी लगभग 25% पूरा हो चुका है। कृपया जाके देख के आइए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज को कंप्लीट एम्स में प्रस्तावित करने का, उसके साथ साथ 75 एकड़ जमीन की अलॉट की जा चुकी है। आप जो बात कह रहे हैं 2015 की है, 21 चल रहा है सरकार। एक सवाल है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है डेलीगेशन देने के लिए, क्या किया है? अब इसकी जानकारी हम मैं पार्टी की बात करूंगा ना, आप सरकार की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल, आपकी पार्टी के तमाम सांसद प्रधानमंत्री से समय मांग रहे थे वही सब लोग से हम जाते हैं, उनको प्रधानमंत्री समय देने के लिए, तो आप क्या मानते हैं कि विषय को वो लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आपकी मांग को गंभीरता से
सबसे पहली बात कि हमने समय मांगा था प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, गृह मंत्री से हमारा सांसद का डेलीगेशन माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में मिला भी। गृह मंत्री ने आश्वासन भी दिया, उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी आपको बुलाएंगे। और दूसरा बात, प्रधानमंत्री किससे मिलते हैं ये मैं और आप तय नहीं करते। तो इस विषय पे वो संतोष सुमन से मिल रहे हैं या किससे मिल रहे हैं या योगी जी से मिल रहे हैं, इसमें ना मैं कुछ बोल सकता हूँ ना आप कुछ बोल सकते हैं। नजरअंदाज कर रहे हैं, कोई नजरअंदाज नहीं कर रहे, खुले तौर पे आपकी बात कर रहे हैं हम लोग। आपने कहा कि ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी, लेकिन बाहर एक पोस्टर लगा है ललन सिंह। ओ प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दे दिया उस पे। अब दाएं बाएं नुक्का चीनी पे आप लोग कहाँ निकाल रहे हैं? आप इतना कार्यकर्ताओं को उत्साह को देखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।